ऑन है क्या आ रही है आवाज? हेलो क्रिश, गुड आफ्टरनून। यस पार्थ। Good evening, everybody. Welcome to Unacademy. Welcome to Unacademy Foundation, and welcome to Olympiad Corner. I'm your educator Priyanka, and let's begin with chemistry. अच्छा, आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हेलो पार्थ, मैंने रिप्लाई किया आपको। हाँ, आप देख सकते हैं इसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बिना, लेकिन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बिना देखने का मतलब ये है कि हम इसमें जब लास्ट पोर्शन पे आएंगे रिडॉक्स के, तब बेटा हम एक्चुअली उसी का एक्सटेंशन है, पार्ट 2 आ जाएगा इसके अंदर, जब हम नॉर्मेलिटी करेंगे और उसके अलावा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट करेंगे, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, टाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे, तो वो बिना मोल कॉन्सेप्ट के नहीं हो पाएगा। बट इन द मीन वाइल जो ये कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, ये आप ऑक्सीडेशन, ये आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना देख सकते हैं, लेकिन मीन वाइल साथ साथ सम बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करिएगा। ठीक है, स्पीड बढ़ा के करिएगा, लेकिन उसको कंप्लीट करिएगा। हाँ बिल्कुल, आप पार्ट देखिए ना प्लीज, मैंने आपको आंसर किया ऊपर चैट में। बेटा कम से कम माधव, कम से कम 10-12 लेक्चर्स तो कम से कम जाएंगे। हेलो हर्ष, क्रिश, बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें इतना जो हमको डेप्थ में जाना था, वो ये 2 चैप्टर्स की डेप्थ में जाना है। मोल कॉन्सेप्ट, that is some basic concepts of chemistry, and second one is this chapter. So आप चिंता ना करें, ठीक है। तो हमको जो डेप्थ में जाना है वो इन 2 चैप्टर्स की ही डेप्थ अच्छे से करनी है NSE-JS के लिए। चलिए तो बिगिन करते हैं। रिडॉक्स बिगिन करते हैं, और हम कर रहे थे कुछ रूल्स, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के कुछ रूल्स। सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इट इज द रियल, या ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज द रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज। किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो भी कंबाइंड एटम्स हैं उनके ऊपर इंडिविजुअली अगर हम देखें, उनमें से बाकी सारे एटम्स हम हटा दें, तो उसके ऊपर क्या चार्ज बचेगा किसी एक पर्टिकुलर एटम पे, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट
एटम इन दैट कंपाउंड, और टोटल जो चार्ज होता है उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही जैसे टर्म्स में यूज किया जाता है हमेशा। सो इट इज द रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज ऑफ ऑन एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज। कंपाउंड हो सकती है वो आयन हो सकता है, वो मॉलिक्यूल हो सकता है, उसके अंदर किसी भी एटम पे कितना चार्ज है। हमने ये सब बात पिछली क्लास में करी थी। आयनिक कंपाउंड के अंदर ये चार्ज रियल होता है क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर ये चार्ज इमेजिनरी होता है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेता है, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर बढ़ जाती है और हम कहते हैं कि भाई उसके ऊपर एक हाइपोथेटिकल चार्ज आ गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमने आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी थी, तो मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मैंने आपको हाउ टू लर्न ऑक्सीडेशन नंबर पार्थ, उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, वैसे तो स्ट्रक्चर से बनाते हैं, बट सिंस आपने केमिकल बॉन्डिंग अभी नहीं पढ़ी, आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। सो अभी सिंस आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी है तो हम उसके रूल्स से असाइन करते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जिनसे हम ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करते हैं, वो हम आज की क्लास में कैलकुलेट करना सीखेंगे। लर्न नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, लर्न सिर्फ रूल्स करने हैं, और वो भी रूल्स दिमाग में बिठाने, लर्न नहीं करने, कुछ भी हो जाएगा सब यहीं पे। ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने कहा था अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ती है, यानी कि मेटल से नॉन मेटल। सो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, अट्रैक्ट करता है। तो वही कह रहे हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। जब हम अप से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं पीरियोडिक टेबल में, एज वी मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाती है। आप जानते हैं कि मेटालिक नेचर बढ़ता चला जाता है, नहीं भी जानते तो मैं अभी बता रही हूँ। अभी आप इतना सा ध्यान रखिएगा कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप के अंदर हम जब नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाती है। तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 3 बता दिए थे यहाँ पे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और क्या मैंने आपको यहाँ पिछली क्लास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बताया था? पता नहीं बताया था, नहीं बताया था, मैं अभी बता देती हूँ। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम, उससे कम और उससे कम। एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। हाँ, ये शायद मैंने यहाँ बताया था, ग्रुप 17 का ही केस लेके बताया था। ओके, चलिए फिर हमने बात करी थी रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर हमारे बहुत काम की चीज है। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आसान हो जाते हैं, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में हमें ये बहुत जरूरी है, काम का ही है। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना सीखना है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखना है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर हम किसी भी सिंगल एटम का कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। मान लीजिए जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि H2SO4, ठीक है, मैंने आपको एक कंपाउंड दिया H2SO4, तो जब भी मैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की बात करूंगी तो मैं हर एक एटम के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूंगी। मैं किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करूंगी तो मैं हर बार सिर्फ सिंगल एटम का ही ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करूंगी हमेशा, चाहे वो कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कि मैं आपसे कहूं यहाँ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है या क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर की हम यहाँ पे बात करते हैं। एम आई ऑडिबल? मैंने पूछा ही नहीं। एम आई ऑडिबल? सुन लेते हैं भाई खुद से ही। आ रही है आवाज, आ रही है भैया, आ रही है। रोहित मैम फ्रॉम व्हेन क्लास विल बी रेगुलर मींस डेली? बेटा डेली का मैं नहीं कह सकती, अभी लोड बहुत ज़्यादा है, तो आई हैव पुट इट फॉरवर्ड। जैसे ही होगा वैसे ही क्लासेस डेली होने लग जाएंगी, डोंट वरी। प्रभात जी क्या कह रहे हैं? गुड इवनिंग प्रभात। बेटा स्टोइकियोमेट्री के बिना तो आप रिडॉक्स कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में दोनों चैप्टर्स मर्ज हो जाएंगे। इसको मोल 2 के टर्म्स में ले जाते हैं स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो कंक्लूजन स्टोइकियोमेट्री का जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो इस चैप्टर के एंड में आएंगे।
तो इसीलिए मैंने आपको 2 पार्ट्स में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले जितना करा दिया है वो आपको करना तो पड़ेगा। अभी के लिए ये है कि आप पैरेलल दोनों चैप्टर्स को चला सकते हैं। ये वाला चैप्टर में आप जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन पार्ट आएगा, जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं पूरा पूरा, तो वो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी स्टोइकियोमेट्री के, बिना उसके लास्ट पोर्शन नहीं होगा। तो आप ऐसा ये कर सकते हैं, आप जितने भी लोगों ने स्टोइकियोमेट्री या मोल कॉन्सेप्ट नहीं करा है पहले, वो लोग पैरेलल में मोल कॉन्सेप्ट करिए, थोड़ा फास्ट ट्रैक स्पीड पे करके उसको निपटाइए। और मीनवाइल ये वाले लेक्चर्स आप देखिए। आप मेरे से रोज क्लास मांग रहे हैं, मीनवाइल जो लोग ऑल्टरनेट डे मेरी क्लास हो रही है, तो आप उस बीच में एक दिन मोल कॉन्सेप्ट के 2-3 लेक्चर्स देखिए और एक दिन ये वाला लेक्चर देखिए, और ये करके आप मोल कॉन्सेप्ट को खत्म करिए। देखिए बिना मोल कॉन्सेप्ट के इसका कंक्लूजन नहीं है। हम ये जितनी महाभारत कर रहे हैं इस चैप्टर की, रिडॉक्स की और स्टोइकियोमेट्री में जो करी है, उसका कंक्लूजन जाके मेजर पोर्शन इसके एंड में आएगा। मतलब पूरा मोल कॉन्सेप्ट कवर तब होगा जाके, तो करना ही है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे पहले लिया है, ताकि आपका रिवीजन आप करते रहें, आप क्वेश्चंस करते रहें उस पे, आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो मोल कॉन्सेप्ट पे। क्योंकि चाहे NSE-JS है, चाहे INJSO है, मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब मैंने इसीलिए सबसे पहले वो चैप्टर चूज किया और इतना समय उसको दिया कि आप तसल्ली से चीजों को, हर एक छोटे छोटे पार्ट को समझें, हर एक टाइप के कैलकुलेशन को समझें। सो यू डू नीड टू डू दैट। बट ऐसा नहीं है कि रिडॉक्स नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चलेंगे, लेकिन लास्ट में दोनों चैप्टर्स मर्ज हो जाएंगे। श्रेयांश मैम, डू वी नीड टू स्टडी NCERT ऑफ क्लास 9th and 10th फर्स्ट फॉर योर लेक्चर्स? नहीं, मेरे लेक्चर्स 9th 10th पूरा कवर कर रहे हैं। आप बस ये करिएगा, वंस यू फिनिश अप विद माय लेक्चर्स, आप 9th 10th की NCERT की एक बार बस रीडिंग लगा लेना, बाकी नहीं, वहां यहाँ सारा कवर हो रहा है 9th 10th की NCERT। प्रभात, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस, आई हैव नॉट डन योर लेक्चर आफ्टर 11th लेक्चर ऑफ। कर लेना बेटा, मैं कह रही हूँ कि इसके बीच में कर लेना, है ना, ऑल्टरनेट डे मेरी क्लास आ रही है। इट्स फाइन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दिव्यायन। गुड इवनिंग दिव्यायन। अभी हमने कुछ खास नहीं किया है, मैंने बस पिछली क्लासेस से कनेक्शन बिठाया कि हमने ये किया था, और आप थोड़ा सा लेक्चर पीछे करके भी देख सकते हो जब तक मैं बातचीत कर रही हूँ। मैम अभी ओके, श्रेयांश, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। चलिए बेटा, इतनी बैंडविड्थ नहीं हो पाती रोहित, इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं हो पाती, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है डेली क्लास लेना या फिर क्लास 2 घंटे की करना। हमने आगे बात कर रखी है, आप चिंता मत करिए, जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो हम बिल्कुल करेंगे, है ना, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए बढ़े आगे। बैंडविड्थ मतलब नंबर ऑफ क्लासेस, यहाँ पे क्लासेस होती है ना, ऑफलाइन क्लासेस, दैट। चलो भाई, तो हमने फर्स्ट रूल से शुरुआत कर दी थी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स ग्राउंड स्टेट, नेटिव स्टेट, एलिमेंट्री स्टेट। मैंने सारे नाम लिख दिए, जिस भी नाम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जब अनकंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है कोई भी एलिमेंट, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाएगी? 0। हमेशा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट 0 असाइन करनी है। क्या पढ़ाई से रिलेटेड है? बिल्कुल हर्ष, बिल्कुल NSE-JS की प्रिपरेशन IIT फाउंडेशन क्लास 10 सब में हेल्प करेगी। अगर आप मूल कॉन्सेप्ट को ढंग से देखेंगे तो मैंने उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे वाले कवर किए हैं जो आपको IIT में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, आप उन लेक्चर्स को देखिएगा। बस ये है कि आप जिस क्लास में हैं, जिस उम्र में हैं, उस हिसाब से आपको कितना समझ में आ रहा है, उसके लिए आपको हो सकता है लेक्चर रिपीट करना पड़े, ठीक है। सामने की बात और होती है, लेकिन ये भी ऑनलाइन मोड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल करता है, ठीक है। सो सार्थक जी, गुड इवनिंग। न्यूट्रल स्टेट, हाँ बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट नहीं, मैं कहूंगी अनकंबाइंड स्टेट, है ना। न्यूट्रल स्टेट में, न्यूट्रल इज अ टर्म यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, राइट।
वो न्यूट्रल हम यहाँ नहीं यूज करेंगे शब्द, हम यहाँ कहेंगे अनकम्बाइंड स्टेट, नेटिव स्टेट. सी वी हैव नेटिव स्टेट ओवर हियर, अनकम्बाइंड स्टेट, नेटिव स्टेट. तो आपको कोई भी एलिमेंट किसी रिएक्शन के अंदर, ये सब आपको कहाँ फाइंड आउट करना है, किसी ना किसी रिएक्शन में फाइंड आउट करना है. तो किसी रिएक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर आपको नेटिव स्टेट में मिल जाए, ग्राउंड स्टेट में, अनकम्बाइंड स्टेट में मिल जाए, तो खट से आपको उसको ऑक्सीडेशन नंबर 0 असाइन कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे कर रखा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अनकम्बाइंड स्टेट की हमने बात कर ली, आगे बढ़ते हैं सेकंड. बस एक ही लिखा था, ठीक है. सेकंड कंबाइंड स्टेट में बात करते हैं. अब हम जितनी बात करेंगे सब कंबाइंड स्टेट की बात करेंगे. कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में जब भी आपको ग्रुप 1 के मेटल्स मिल जाएं, ठीक है, आपको, या हम उसको कहें मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स मिल जाएं, ठीक है. कंबाइंड स्टेट में आपको कोई भी मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स या आयंस, रादर हम इसको मोनो एटॉमिक आयंस मिल जाएं, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट is equal to their valency. यानी कि मोनो एटॉमिक आयन क्या होता है, देखिए हमने हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बात करी थी, एटॉमिसिटी की बात करी थी कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, ठीक है, वो उसकी एटॉमिसिटी होती है. जैसे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या है, 2. नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी क्या है, 2. ओजोन की एटॉमिसिटी क्या है, 2. कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी क्या है, 3. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं. सो दैट्स देयर एटॉमिसिटी. सो इस हिसाब से हमने एटॉमिसिटी की बात की थी. तो मोनो एटॉमिक 1 एटम, डायएटॉमिक 2 एटम्स, ट्राइएटॉमिक 3 एटम्स, टेट्राएटॉमिक 4 एटम्स, एंड आफ्टर दैट वी सेड पॉलीएटॉमिक, यानी कि 4 से ज्यादा एटम्स हो. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनका आयन जब बनता है तो वो मोनो एटॉमिक होते हैं. क्या? ऐसे एलिमेंट्स जिनका आयन जब बनता है तो वो आयन मोनो एटॉमिक होता है. इसका मतलब ये एग्जाम्पल से आप बहुत तुरंत समझ जाएंगे. एग्जाम्पल हो गया Na+. एग्जाम्पल, सोडियम का एटम आयन आप कैसे लिखते हैं, Na+ लिखते हैं. इसका मतलब क्या है कि सोडियम के एक एटम पे चार्ज है +1 का. करेक्ट? यस, यही समझते हैं आप. इसी तरह एल्यूमिनियम के एक एटम पे चार्ज है +3 का. इसी तरह मैग्नीशियम के एक एटम पे चार्ज है +2 का. राइट? तो ये सब मोनो एटॉमिक है ना. जब भी आप आयन लिखते हैं तो क्या आप Mg2+ लिखते हैं, Mg2 लिखते हैं क्या? नहीं, आप क्या लिखते हैं, Mg+2 लिखते हैं. जैसे आप परऑक्साइड का आयन लिखते हैं या कार्बोनेट का आयन लिखते हैं. कार्बोनेट का क्या लिखते हैं आप आयन? CO3 2-. तो यहाँ कितने एटम्स हैं एक आयन के अंदर? 3 + 1 4. 3 + 1 4. और हम आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं? मोनो एटॉमिक. क्या कह रहे हैं? मोनो एटॉमिक, यानी कि एक ही एटम हो और उस पे चार्ज हो. सो दिस इज व्हाट वी मीन टू से व्हेन वी से मोनो एटॉमिक आयन. तो मोनो एटॉमिक आयन पे जितना भी उसकी वैलेंसी है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी है. जितनी मोनो एटॉमिक आयन की वैलेंसी है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी है. जैसे यहाँ सोडियम की वैलेंसी +1 है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंबाइंड स्टेट में, यानी कि किसी भी कंपाउंड के अंदर आप सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या देखेंगे? +1. इसी तरह कैल्शियम की 2+, इसी तरह एल्यूमिनियम की 3+, ठीक है. इसी तरह क्लोराइड की 1-, इसी तरह ऑक्साइड की 2-. या ऑक्साइड का केस हम स्पेशल केस बाद में लेंगे, ठीक है. इसी तरह सल्फाइड की S2-. आपने देखा होगा जब भी आप कंपाउंड लिखते हैं तब सल्फर के एक ही एटम की बात करते हैं, मतलब सल्फाइड अगर है तो एक ही एटम की बात करते हैं, क्लोराइड अगर है तो एक ही एटम की बात करते हैं, कैल्शियम अगर है तो एक ही एटम की बात करते हैं. तो ये सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर आप इनके कंपाउंड्स के अंदर इनको हमेशा
मतलब इनकी वैलेंसी के बराबर देंगे। अब वैलेंसी याद होनी चाहिए आपको, वैलेंसी में कोई गड़बड़ नहीं करनी है। N2 भी तो कंबाइंड स्टेट में है ना? नहीं बच्चे, नहीं नहीं नहीं, बेटा मेरी कोई रोहित मेरी कोई टेलीग्राम आईडी नहीं है। आपको ओलंपियाड कॉर्नर का जो ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है उसी के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी तो फिलहाल तो मेरी कोई आईडी नहीं है, अगर बन जाएगी तो मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो इधर हम क्या बात कर रहे थे, आप पूछ रहे थे N2 भी तो कंबाइंड स्टेट में है। चलिए, इसकी हमने शुरुआत कहाँ से करी थी ऑक्सीडेशन स्टेट की? देखिए, अगर यहाँ पे आपको ये वाला डाउट आ रहा है दिमाग में, N2 किसके साथ कंबाइंड है, आप बताएं मुझे। नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको कहते हैं हम N2। अब मुझे ये बताओ, अब बहुत ध्यान से आप, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो शायद कहीं ना कहीं किसी को भी डाउट आ सकता है इस पे, कि ये भी तो कंबाइंड स्टेट में। हाँ, ये कंबाइंड स्टेट में, लेकिन किसके साथ? खुद के जैसे एटम के साथ। सो ये कंबाइंड स्टेट नहीं कहलाएगी, ये एलिमेंट्री स्टेट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है कि जब एक एटम किसी दूसरे टाइप के एटम के साथ मिलके कंपाउंड बना रहा है, तब वो कंबाइंड स्टेट में है। अभी तो ये एलिमेंट नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, एलिमेंट नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, जो कि स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड बना के N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना की कोशिश करूं, ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या कहा था, अब बताओ क्या होता है? कंबाइंड स्टेट में जब कोई कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसके ऊपर हाइपोथेटिकल चार्ज या रियल चार्ज, रियल चार्ज आयनिक के केस में, हाइपोथेटिकल कोवेलेंट के केस में। अब मुझे ये बताओ, कोवेलेंट में मैंने आपको बताया था कि दो नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन होते हैं, दोनों नॉन मेटल्स हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के ले जाएगा। अब बताओ इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? दोनों बराबर हैं, तो दोनों पे ही कोई चार्ज नहीं आएगा, इसीलिए दोनों अपना अपना, अगर इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा भी, टूट भी जाएगा तो भी किसी पे कोई चार्ज नहीं आएगा, दोनों जीरो चार्ज पे रहेंगे, दोनों न्यूट्रल रहेंगे। इसीलिए हमने कहा था हमने कहा था कि कोई भी एलिमेंट अगर एलिमेंट्री स्टेट में है, नेटिव स्टेट में है, तो हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 असाइन करते हैं। देखो, हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स लिए हैं सारे वैसे ही एग्जाम्पल हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। दोनों सेम है, करेक्ट। सोडियम बेटा, आप कह रहे हो हर्ष, सोडियम भी तो एलिमेंट्री स्टेट में। आप देखो, जब हमने उसको एलिमेंट्री स्टेट में यहाँ लिया था तब हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही असाइन करेंगे, लेकिन जब हम उसे कंबाइंड स्टेट में बात कर रहे हैं, कंबाइंड स्टेट का मतलब, कहाँ गया? कंबाइंड स्टेट का मतलब है, मैंने आपसे कहा जब भी आप इन एलिमेंट्स को इनके कंपाउंड में देखेंगे, यानी कि जैसे आपसे कहा जाए Na2CO3, ठीक है, ये एक सोडियम कार्बोनेट का कंपाउंड है, इसके अंदर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आप तुरंत सोडियम देखेंगे और इसको +1 ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर देंगे, ठीक है। हर्ष, समझ आई बात? सो आप यहाँ पे इसको देखते ही +1 ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक मोनोएटॉमिक आयन है, मोनोएटॉमिक आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी वैलेंसी के बराबर होता है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी इसी तरह से देख लिया कि एक कंपाउंड है। अच्छा, सबसे पहले हम देखें यहाँ पे सोडियम क्या है? एल्कली मेटल है। कैल्शियम क्या है? ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो यहाँ पे ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है? इसके पास मेटल के क्या करते हैं, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। तो सोडियम यहाँ पे मैक्सिमम उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है लूज करने के लिए, इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 आ रहा है। कैल्शियम के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है लूज करने के लिए, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 आ रहा है। सिमिलरली विद एल्यूमिनियम ऑल्सो, हमेशा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही आएगा। और अब आपको एक कंफ्यूजन, किसी ने पूछा नहीं मुझसे, मैं सोच रही थी कि कोई तो पूछेगा कि यहाँ पे तो 2 एटम है और आपने इस पे +1 क्यों लिखा है, +2 क्यों नहीं लिखा है? चलो कमेंट बॉक्स में जवाब दो, मैंने यहाँ +1 क्यों लिखा है, +2 क्यों नहीं लिखा है? बताओ, +1 क्यों लिखा है, +2 क्यों नहीं लिखा है? आई वॉज एक्सपेक्टिंग
कि कोई तो पूछेगा ये। वेरी गुड दिव्यायन, आप ही ध्यान से सुन रहे थे सिर्फ फिर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, पर मैंने कहा +2 क्यों नहीं लिखा है, 2 सोडियम एटम है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी गुड रोहित, ठीक है, बिल्कुल सही। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हम एक एक एटम की ही कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोनोएटॉमिक आयंस का ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी आपको कंपाउंड में मिले तो आप क्या करेंगे, सीधे असाइन कर देंगे +1 +2 +3 एज देयर वैलेंसी इज। इसके बाद नेक्स्ट आप आते हैं हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, और स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो क्या करता है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में, नोबल गैस नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन में आके स्टेबल होना चाहता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है लाइक एल्कली मेटल्स। तो इसके पास तो भाई 2 अस्त्र शस्त्र हैं, दे भी सकता है इलेक्ट्रॉन, ले भी सकता है इलेक्ट्रॉन, तो मजे हैं इसके दो। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको कैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करनी है। हाइड्रोजन के तो मजे हैं, आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। अब मुझे ये बताओ, हमने बेसिक बात क्या करी थी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से दोनों नॉन मेटल्स हैं, कोई और नॉन मेटल और साथ में हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच के ले जाएगा, हाइड्रोजन से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ऑब्वियसली हम जब अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो हाइड्रोजन बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे है और बाकी सब एक्सट्रीम राइट पे नॉन मेटल्स आते हैं, तो सारे नॉन मेटल्स हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट होंगे, ऑब्वियसली नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएगा, नॉन मेटल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो हाइड्रोजन के पास जो अपना एक इकलौता इलेक्ट्रॉन था वो किधर जाएगा, वो नॉन मेटल ले जाएगा। तो जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, प्लस का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि प्लस का चार्ज। सो उस केस में आप हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन स्टेट जो है असाइन करेंगे वो कितनी करेंगे, +1 असाइन करेंगे। कितनी, +1। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अगर यहां आप H2S देखते हैं, थोड़ा नीचे लिखे भाई, अगर आप यहां H2S देखते हैं, H2S, ठीक है, तो हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइंड है। अब देखो यहाँ पे ये पहले वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो रहा है क्या, पहले वाले उसमें हमने बोला मोनो एटॉमिक आयन कौन है, सल्फाइड है, ठीक है। क्या करेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, उसकी वैलेंसी के बराबर। तो सल्फाइड की वैलेंसी के बराबर हो गया 2-। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स, दोनों हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन सल्फाइड को दे दिया है, सल्फर को दे दिया है, और सल्फर ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके अपनी ऑक्टेट पूरी कर ली और वो सल्फाइड बन गया है, ठीक है, यस। तो एक एक हाइड्रोजन एटम पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आई, +1, ठीक है। क्यों, नॉन मेटल के साथ कंबाइन था, नॉन मेटल भाई सब क्या है, इलेक्ट्रॉन रख लेगा अपना, ठीक है। नॉन मेटल क्या है, भिखारी, नॉन मेटल क्या है, भिखारी, सबसे मांग लेता है इलेक्ट्रॉन, तू भी दे दे, तू भी दे दे, तू भी दे दे, जिससे मांग सकता है सबसे इलेक्ट्रॉन मांग लेता है। सो हाइड्रोजन बेचारा फंस जाता है और उसे इलेक्ट्रॉन देने ही पड़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हाइड्रोजन मेटल से भी कंबाइन करता है, ठीक है। नाउ अब हाइड्रोजन जब मेटल से कंबाइन करेगा, मेटल प्लस हाइड्रोजन, उस केस में हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन विल बी, अब बताओ मेटल क्या करता है भाई, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो मेटल क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर है और हाइड्रोजन क्या कर सकता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है,
फिर ये शरीफ आदमी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पे हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आना यानी नेगेटिव चार्ज का आना। सो इलेक्ट्रॉन पे फिर सॉरी हाइड्रोजन पे फिर से चार्ज क्या आ जाएगा, -1, यानी कि हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, राइट। सो आप यहाँ ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे -1 लिखा है, तो अब आप यहाँ देखो, अच्छा इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, देखो क्यों, ये है कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है, ये है सोडियम हाइड्राइड, ये दो एग्जाम्पल्स लिए। अब हमको ये तो पता ही है ना कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर है, मेटल के पिताजी भी आपसे इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब आप उनसे इलेक्ट्रॉन, उनको अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, वो तो इलेक्ट्रॉन देकर ही मानेंगे, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे ही देंगे, मेटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे ही देगा, तो हाइड्रोजन को तो लेना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन, तभी तो कंबाइन होगा। यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, कंपाउंड सॉरी सिंथेसिस हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, तो क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ेंगे कैसे, दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, जब कोई चीज कैल्शियम देगा, कोई मेटल कोई चीज देगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तभी दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैल्शियम देगा ही देगा, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, स्टेबल होने के लिए, सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो रट्टा नहीं मारना है आपको बस, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए, चीजों को लॉजिकली समझिए। तो इस पे ऑब्वियसली अगर नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, उस पे -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। आई होप आपको इसमें कोई समस्या नहीं है। दिव्यांग फॉर्मूला गलत लिखा है बेटा आपने कैल्शियम हाइड्राइड का। हाँ करेक्ट है क्रिस, क्या हुआ, क्या छूट गया मुझसे, मतलब इतनी सारी चैट हो गई, क्या हो गया, +1 बिकॉज आप 1 एटम के, ठीक है 1 एटम पे कैलकुलेट होता है, करेक्ट है। गेमिंग जोन, तुम्हारा नाम तो बताओ, गेमिंग जोन, इट लूजेस, ठीक है। क्या गलती हुई दिव्यांग तुमसे, विद नॉन मेटल -1, सही तो है, नॉन मेटल के साथ +1 होएगा, विद नॉन मेटल, मेटल के साथ -1 होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। वैभव, हाँ अब याद आ गया, चलिए क्या हुआ, लैग हो रहा है क्या, सेकंड पॉइंट था। अब ऑक्सीजन के लिए देखिए, ऑक्सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वो एलिमेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट सबके साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट्स, मैक्सिमम एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं, बल्कि नोबल गैसेस के साथ भी ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीजन सबके साथ कंबाइन हो जाता है, बहुत तरीके के कंपाउंड्स बनाता है। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे। सो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा, ऑलवेज, चलिए इसके बहुत कंपाउंड्स हो जाते हैं ना, तो हम देखते हो, शिट क्या किया मैंने ये, हाँ ऑक्साइड के फॉर्म में जब भी मिलेगा आपको, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 होगा। ये क्या कहा, ऑक्साइड। चलिए कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमको किसके फॉर्म में मिल रहा है, ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में मिल रहा है। तो कैल्शियम अगर ऑक्साइड के साथ, कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, कैल्शियम यहाँ पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो वो कहाँ जा रहे हैं, ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्साइड के स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है,
-2 है। क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? -2 है, सॉरी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे वाटर है H2O। तो अगर मैं वाटर की बात करूं तो अगर आप यहाँ इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, देखिए ये जो हम रूल्स असाइन कर रहे हैं ये हमेशा सही नहीं होंगे, है ना। इनसे कैलकुलेट किया हुआ ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सही नहीं होगा। इन सारे रूल्स की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। तो हमको यहाँ पे क्या होता है, हमें स्ट्रक्चर से हम सारे ऑक्सीडेशन नंबर एकदम करेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी आप आगे देखेंगे, मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करूंगी कि कैसे लिमिटेशंस आ जाती हैं ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स असाइन करने की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे गलत भी कई बार निकलता है। उस केस में हमको क्या करना होता है, उस समय हमको स्ट्रक्चर को देखना होता है, और एक्चुअली स्ट्रक्चर से हम अगर कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो हमेशा सही आएगा, ठीक है। तो वही बेस्ट मेथड है। बट सिंस आपने अभी बॉन्डिंग नहीं पढ़ी है तो आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स साथ में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स करते चले जाएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। आप इंट्रोड्यूस हो जाएं स्ट्रक्चर्स से। बाकी स्ट्रक्चर्स की फिलहाल आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी तो नहीं है, लेकिन येस वी शुड नो। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। इनके बीच में कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। मान लीजिए अगर हम ये बॉन्ड तोड़ दें तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किधर चले जाएंगे, हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, तो इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उसकी वजह से ऑक्सीजन पे आएगा -1 का चार्ज, और ये वाला बॉन्ड हम फर्दर तोड़ दें तो इसकी वजह से भी ऑक्सीजन पे आएगा -1 का चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से लिया, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, -2। सो इसके ऊपर यहाँ पे ऑक्सीडेशन पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, -2। यही कहा था हमने, देखिए -2 ही आएगा। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम कार्बोनेट आयन की बात करते हैं हम, CO3 2-, ठीक है, CO3 2-। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इस पे माइनस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, ठीक है। H2CO3 मान लें या CaCO3 मान लें तो 2- का चार्ज होता है कार्बोनेट पे। तो यहाँ पे आप देखिए कि CO3 2-, एक माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पे, एक माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पे। मान लो जैसे यहाँ पे अगर हम इसे सोडियम कार्बोनेट मानते हैं, यहाँ पे Na2CO3 होता है, ये मान लीजिए Na2CO3 होता है, ऐसा, ठीक है। मेटल निकल गया तो ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इसको देके गया, तो इस पे चार्ज आया -2 का, ठीक है। सोडियम ने, 2 सोडियम थे तो दोनों सोडियम ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, और इस वाले सोडियम की वजह से ऑक्सीजन पे चार्ज आता है -1 का। ये वाला सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है ऑक्सीजन को, तब इस पे चार्ज आ जाता है -1 का। ऐसे बना कार्बोनेट, ठीक है। तो अब देखते हैं कार्बोनेट के अंदर हम जब बॉन्ड्स तोड़ते हैं तब क्या चार्ज आता है हर एक एलिमेंट पे। अभी तो हम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, कार्बन का चार्ज निकल आएगा इस पे। तो रुको एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, यहाँ पे आपको क्लैरिटी समझने में दिक्कत होगी इसमें, इस केस में। ये क्या हुआ, ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन पे हम अगर डिस्कस करना चाहें, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं, चलिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी ऑक्साइड के फॉर्म में है ऑक्सीजन। इसके साथ हम बॉन्ड्स देखते हैं, OH का एक बॉन्ड है और एक इधर से सोडियम, एक्चुअली तो ये, हाँ, सोडियम का बॉन्ड है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो सोडियम की वजह से चार्ज आएगा -1। अब अगर ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन रख ले और ये बॉन्ड टूट जाए तो इसकी वजह से भी चार्ज आएगा इस पे -1। तो टोटल मिला के कितना चार्ज हो जाएगा इस पे, -2 का चार्ज हो जाएगा, ठीक है। कितना चार्ज हो जाएगा ऑक्सीजन का, -2 का चार्ज हो जाएगा। तो आपको जब भी कभी चार्ज निकालना है तो आप कोशिश करें, जिसका जिसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, जो जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं उन स्ट्रक्चर्स को आप देखिए और बनाने की कोशिश करिएगा। कृष्ण, मैंने बताया था कि वेरी गुड वैभव, वेरी गुड। ऑक्सीजन, हाँ, -2,
डिफरेंस ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट हम हर एक एटम पे जो चार्ज है उसकी बात करते हैं, और अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की, जैसे मैं अगर AlCl3 की बात करूं, ठीक है, इसमें क्लोराइड पे का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -3। कैसे? टोटल क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए? 3 क्लोरीन एटम्स है, तीनों ने एक एक एक्सेप्ट किया है, तो इसको मैं ऑक्सीडेशन नंबर कहूंगी, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहूंगी। हाउएवर ये दोनों टर्म्स एक ही तरह से यूज होते हैं और तब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप, क्या है भाई, क्यों इरेज नहीं हो रहा? ये है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अब क्या पूछ रहे हैं? H2O2 में ऑक्सीजन का, हाँ अभी आ रहे हैं हम उस पर, अभी हम ऑक्साइड डिस्कस कर रहे हैं, पर ऑक्साइड अभी डिस्कस नहीं किया है, अभी करते हैं। ई फंड अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, आपके लिए तो फायदा ही फायदा है। आप बस पढ़िए, जहां से ज्ञान मिले सब जगह से बटोर लो, सब पढ़ो तुम। चलो बढ़े आगे। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा NaOH, और हमने इतने स्ट्रक्चर्स जो देख लिए कि ऑक्साइड के फॉर्म में क्या ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक और ऑक्सीजन एक और तरह की ऑक्साइड बनाती है, उसको हम कहते हैं परऑक्साइड। परऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हो जाती है -1। परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है -1। तो जब -1 हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पहले हम एक बार परऑक्साइड देख लें क्या होता है, जैसे कि H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। सिमिलरली वी हैव Na2O2। अब इसको देख के मैंने ये जानबूझ के आपके सामने लिखा है ताकि आप ये नई चीज पहचाने, Na2O2। लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सोडियम, इसको हो सकता है वो सोडियम ऑक्साइड पढ़ लें, मगर आपको ये ध्यान हो सोडियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, क्रिस क्रॉस वैलेंसी करेंगे, दिस इज सोडियम ऑक्साइड, दिस इज सोडियम ऑक्साइड, एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज सोडियम परऑक्साइड। परऑक्साइड आयन क्या होता है, कोने में देखो इधर, अगर आपको याद हो O2 को कहते हैं हम परऑक्साइड। क्या कहते हैं? परऑक्साइड। इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन, आपस में ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं। ये अपना रफ वर्क वाला साइड बन रहा है, ऐसा लग रहा है। चलो, तो रफ कॉलम है ये हमारा। ऑक्सीजन ने, देखो गांधी जी का चश्मा बन गया यहाँ पे, ठीक है, परऑक्साइड गांधी जी का चश्मा बन गया। एनक, 2 ऑक्सीजन और 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर। चलो इसको चश्मे को बिगाड़ देते हैं अपन हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसके अंदर क्या था, हम किसको कहते हैं परऑक्साइड? पहले तो समझो परऑक्साइड लिंकेज किसको कहते हैं। परऑक्साइड लिंकेज हम कहते हैं इसको, दिस इज परऑक्साइड, यानी कि 2 ऑक्सीजन एटम्स आपस में ही जुड़ गए हों सिंगल बॉन्ड से, उसको हम कहते हैं परऑक्साइड। ठीक है, परऑक्साइड किसको कहते हैं? 2 ऑक्सीजन एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए हों, उसको कहते हैं परऑक्साइड। एक ऑक्सीजन एटम 2 बॉन्ड्स बनाता है, 2 में से 1 बॉन्ड उसने दूसरे ऑक्सीजन से बना लिया। अब 1 बॉन्ड ये खाली है, देखो इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स, एक इससे बन गया, एक खाली था तो हाइड्रोजन से बन गया। इस वाले ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड ऑक्सीजन से बन गया और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन से बन गया। सो दैट्स द परऑक्साइड लिंकेज, जिसके अंदर 2 ऑक्सीजन एटम्स आपस में लिंक्ड है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा है यहाँ से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ने, स्ट्रक्चर ही देख लो, एक हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है? इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पे आएगा -1। ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस वाले ऑक्सीजन पे भी आ गया -1। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों ऑक्सीजन आपस में जब इनका बॉन्ड अगर हम तोड़ दें तो ये एक को कितना कितना इलेक्ट्रॉन देंगे? 1 भी नहीं। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ है? दोनों ही तो ऑक्सीजन हैं, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, दोनों सेम एटम्स हैं। सो अब आप देखो, हर ऑक्सीजन एटम पे, ईच ऑक्सीजन एटम इज गेटिंग अ चार्ज ऑफ, getting an oxidation number of -1, getting an oxidation state of -1। तो एक एटम के लिए
पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -1, और हम जब वैलेंसी की बात करते हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं, O2 2-। इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल जो O2 बन रहा है उस पे चार्ज आ रहा है 2- का। मुझे बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये जरूरी है, मतलब ये समझना जरूरी है। इसकी वजह से, इस पेरोक्साइड लिंकेज की वजह से बहुत सारी जगह लोग गड़बड़ करते हैं। वापस बोल दो, पेरोक्साइड लिंकेज कुछ भी नहीं होता, दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन एटम्स, लिखो दिव्यायन, पेरोक्साइड क्या होता है, 2 ऑक्सीजन एटम्स आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, आर जॉइंड टुगेदर बाय अ सिंगल बॉन्ड। नहीं चमका? ओके, चलो चमकाते हैं, चेरी ब्लॉसम लगाते हैं और चमकाते हैं। चलो आओ देखो, तुम लोगों को मैंने भी सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स नहीं बताया। चमक गया? चलो, एक के चेरी ब्लॉसम लग गई, दूसरे के लगाते हैं। इधर देखो, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, मैं सेम एग्जांपल ले रही हूं आपसे। अब चलो ये बताओ, ये बॉन्ड जब टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, क्रिश आंसर करते चलना, आई होल्ड माय फोन हियर। ओके, जरूरी है, पेरोक्साइड लिंकेज गड़बड़ करा देता है, अच्छी खासी चीज हिला देता है, तो जरूरी है। बाकी सिंपल है, कोई बड़ा कुछ वो नहीं है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, सिंपल है, डोंट वरी। यहाँ देखो, अगर ये हाइड्रोजन, मुझे आंसर तुरंत करते जाना क्रिश, सो दैट मैं तुम्हें पकड़ सकूं कि भाई तुम कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, क्या चीज नहीं समझ में आ रही, मुझे आंसर तुरंत करते जाना, ठीक है। चलो ये बताओ कि यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ रही है, पेरोक्साइड क्या होता है, O2 2-। पेरोक्साइड आयन क्या होता है, O2 2-। ये होता है पेरोक्साइड आयन। क्या होता है ये, पेरोक्साइड आयन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 ऑक्सीजन एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, हर एक ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी खाली है, ठीक है। हर एक ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी खाली है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, और उसकी एक वैलेंसी यहां से सेटिस्फाइड है आपस में, और एक वैलेंसी की अभी दरकार है, एक वैलेंसी की रिक्वायरमेंट है। क्या हो गया भाई? हाँ, एक वैलेंसी की अभी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम देखें तो इसने अभी, अगर यहाँ से हाइड्रोजन इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है, या चलो हाइड्रोजन से हम बदल के इसको सोडियम करते हैं, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। हाइड्रोजन से शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सोडियम, यहाँ पे लगा हुआ है सोडियम। अब ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको देगा, तो इस वाले एक ऑक्सीजन एटम पे कितना चार्ज आएगा, -1 का चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? जवाब देते जाओ क्रिश। हेलो क्रिश, ठीक है। और इधर वाले सोडियम, इधर भी सोडियम पेरोक्साइड है, ठीक है। तो सोडियम पेरोक्साइड है, तो ये वाले सोडियम से भी हम इसका बॉन्ड तोड़ दें तो क्या होगा, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें, दोनों ऑक्सीजन एटम को हम लिखेंगे O2, और हर एक ऑक्सीजन एटम पे -1 का चार्ज है, तो टोटल जो चार्ज आएगा पेरोक्साइड आयन पे वो आएगा 2- का, 2- का। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? दोनों एक एक देंगे, बिल्कुल। सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसने इसको दिया, जिसके साथ जो कनेक्टेड है वो उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये वाला सोडियम इस वाले ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है तो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, और ये वाला सोडियम इसके साथ कनेक्टेड है तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, और दोनों ऑक्सीजन एटम्स पे -1 का चार्ज आएगा, दोनों पे अलग अलग -1 का चार्ज आएगा। कलेक्टिवली अगर हम पेरोक्साइड आयन देखेंगे तो उस पे 2- का चार्ज आएगा। चमक गया भाई, चमक गया, इसको चमक गया, हेडलाइट जल गई इसकी। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 होगा ना। बैक टू बेसिक, बैक टू बेसिक, ये डैश हर्ष, बैक टू बेसिक। देखो हमने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर अ सिंगल एटम, फॉर अ
सिंगल एटम इन अ स्पीशीज। 2 के लिए 2 -2 है, तो बताओ 1 के लिए कितना होगा? यूनिटरी मेथड का सबसे बर्बाद क्वेश्चन है। 2 के लिए, 2 एटम्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो 1 एटम के लिए सब ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा हर्ष? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आंसर देते जाओ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दिव्यायन को तो आ गया, हर्ष बताएगा। दिव्यायन को तो आ गया, राइजन वेरी गुड, नहीं रायन नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, रायन परवेज, ठीक है। क्रिश वेरी गुड, रायन सही बोल रही हूँ ना मैं नाम, पता नहीं, सॉरी हाँ अगर गलत प्रोनाउंस हो रहा हो तो। चलो भाई, हर्ष को भी चमक गया, -1 आ गया हर्ष का। तो अब आप देखो, परऑक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? -1। ये बात समझ आई? आ गई? चलो मेरे ख्याल से तो आ ही गई। तो अब यहाँ पे अच्छा इसको भी देख लेना, ये फॉर्मूला, ये ऑफन बच्चे कंफ्यूज आते हैं, मैक्सिमम टाइम गड़बड़ करते हैं। चलो जरा आप बेरियम का परऑक्साइड बनाओ, पोटेशियम का परऑक्साइड बनाओ, जल्दी से टाइप करके मुझे इनके सही करेक्ट फॉर्मूले भी दे दो। वेरी गुड अंजना कुमारी, जल्दी से। बस रोहित अगर एनवी कर लिए तो बस उसके बाद सीधे वही करो जो लिख रहे हो, ठीक है। गलत जवाब दिव्यायन, गलत जवाब। चेक करो, मैंने परऑक्साइड बोला है, इन दोनों का परऑक्साइड का फॉर्मूला बनाओ। बेरियम परऑक्साइड, यस करेक्ट, नाउ करेक्ट, यस वैभव करेक्ट। K2O2 हाँ करेक्ट है। दिव्यायन फिर गलत है, देखो ध्यान से करो, ये गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ वैभव करेक्ट है, रोहित करेक्ट है, हर्ष करेक्ट है। देखो यहाँ पे देखो फॉर्मूला, बेरियम वैलेंसी 2 है, ठीक है। परऑक्साइड वैलेंसी ये है, ठीक। 2 1 जा 2 1 जा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब ये इसके साथ, ये इसके साथ, सो BaO2, ये O2 बेरियम की वैलेंसी नहीं है और परऑक्साइड का O2 है, 2 एटम का O2 है, ठीक है। सिमिलरली पोटेशियम में K वैलेंसी 1 और परऑक्साइड O2 2-, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये बनाएगा K2O2, K2O2, ठीक है। दैट्स परऑक्साइड, राइट। चलिए ठीक है, समझ गए परऑक्साइड को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर और बात करते हैं हम, सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं। एक और तरह की ऑक्साइड होती है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। सुपर ऑक्साइड के अंदर दिस इज नाउ O2 -1, ठीक है। तो सुपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू -½ -½ फ्रैक्शनल भी होती है, हाँ जी फ्रैक्शनल भी होती है। फ्रैक्शनल यानी कि एवरेज हो जाती है, ठीक है। अब इसको याद कर लीजिएगा कि सुपर ऑक्साइड जैसा कोई केस आ जाए जिसमें O2 माइनस आ जाए तो ये हाफ हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखें KO2, ठीक है। तो अब आप देख लो पोटेशियम क्या दे रहा है, पोटेशियम क्या देगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्साइड को क्या देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। सो वो 1 इलेक्ट्रॉन 2 के बीच में जा रहा है, तो हर एक को के लिए क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, -½ आ जाएगा। ये पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस पे क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 आ जाएगा। कितने एटम्स के लिए, 2 एटम्स के लिए। -1 कितने एटम्स के लिए आएगा, 2 के लिए, तो 1 के लिए क्या आ जाएगा 1/2, सो इट विल बी -1/2, ठीक है। फिर अब देखिएगा बहुत जबरदस्त काम होता है। मैंने आपसे कहा कि नॉन मेटल्स कौन होते हैं, भिकारी।
ठीक है, देखिए एक राजा है, ठीक, एक राजा है, मंदिर में जाता है, क्या करता है वहां जाके, अशर्फियां बांटता है, ठीक। वहां बैठे हुए होते हैं भिखारी, उन भिखारी क्या करते हैं, वो अशर्फियां लूटते रहते हैं, अशर्फियां लूटते रहते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। वो अशर्फियां इकट्ठी करते रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, बैठ जाते हैं राजा के आगे, राजा इलेक्ट्रॉन बांटता है, अशर्फियां बांटता है, और भिखारी वो अशर्फियां जो है कलेक्ट करते रहते हैं। फिर राजा के जाने के बाद वहां आ जाता है एक लुटेरा, ठीक है, और वो उन भिखारियों को भी लूट ले जाता है, ठीक, राइट। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या काम करता है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या काम करता है, मैंने यहाँ पे ये बात क्यों कही, तो राजा जो है वो तो है मेटल्स, ठीक, राजा जी हैं मेटल्स, वो जहां भी जाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर चार्ज आता है हमेशा पॉजिटिव। अब डोनेट किसको कर रहा है, भिखारियों को, भिखारी कौन है भैया, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते रहते हैं। अब उन भिखारियों का भी एक सरदार है, ठीक है, उन भिखारियों का भी एक सरदार है जो उनसे लेता है हफ्ता, यानी कि उनसे किराया लेता है वहां बैठने का, वो है ऑक्सीजन। यानी कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे मिलके ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देते ही देते हैं, उनको देना ही पड़ता है, वहां बैठने की परमिशन उनको भिखारियों को एक ने दे रखी है, एक सरदार भिखारी ने, भिखारियों के एक सरदार ने दे रखी है, और वो उनसे इलेक्ट्रॉन बटोर लेता है, ठीक है। और वहां पे आता है फिर एक लुटेरा, कौन, एक लुटेरा यानी कि फ्लोरीन, वो आके भिखारियों के सरदार को भी लूट के ले जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, राजा भिखारी, ठीक है। और इसके बाद इन भिखारियों का है एक सरदार, कौन, ऑक्सीजन, इन भिखारियों का एक सरदार, यानी कि हर नॉन मेटल भी, सारे नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, और इन भिखारियों के सरदार को लूटने वाला एक और, कौन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन कंपाउंड बनाती है, अभी तक आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन लेती जा रही है, लेती जा रही है, लेती जा रही है, माइनस चार्ज आता जा रहा है, लेकिन जब फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन कंपाउंड बनाती है तब इस पे आता है भाई साहब प्लस चार्ज, और यहाँ +2 +1 प्लस चार्ज, क्योंकि फ्लोरीन है लुटेरा, ठीक है, फ्लोरीन क्या है, लुटेरा, वो ऑक्सीजन को भी लूट लाता है, भिखारियों के सरदार को भी लूट लाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देगी, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मजाक हो गया, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी नहीं ले पाएगा। सो ऑक्सीजन जितने भी सबसे इलेक्ट्रॉन ले सकती है, लेकिन ऑक्सीजन से कौन ले सकता है, फ्लोरीन। सो जब इस तरीके का कंपाउंड ऑक्सीजन का फ्लोरीन के साथ बनता है, तब ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +2 का, और इन कॉम्बिनेशन लिखो इसको, इन कॉम्बिनेशन विद फ्लोरीन, इसको भी हमने नाम दे देते हैं यार, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हो गए, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, ठीक है। और यहां पर +1 का, ठीक है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ, समझ में आई कि नहीं आई, कहाँ गए, गुड इवनिंग रोशन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या वन मोर, रोशन वर्मा, आप शायद कहीं और टाइप कर रहे हैं, कुछ और टाइप हो रहा है, बेटा जी पढ़ने पे ध्यान दो, क्या कर रहे हो। हम्म,
तुम्हारा ध्यान कहीं और है रोशन जी, आपके प्रीवियस मैसेजेस बता रहे हैं आपका ध्यान कहीं और है, अचानक से आप आ गए हैं और आपको O2F2 क्रिश, O2F2 क्या है? ऑक्सीजन का फ्लोरीन के साथ कंपाउंड है, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाया था अपन ने, ठीक है। ऐसे ही अपन ने O2F2 बनाया है। अब फ्लोरीन से ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, तो इसका इस पे इलेक्ट्रॉन जाते ही फ्लोरीन तो ले ही जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे चार्ज आ जाएगा +1, और यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन भी फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस पे चार्ज फिर से आ जाएगा +1। तो अब आप देखो टोटल चार्ज इस पे +2 रहेगा, लेकिन एक एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ रहा है, एक एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +1, ठीक है। बेटा सुपर ऑक्साइड इतना ज्यादा कॉमनली पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैंने फिर भी मतलब फ्लो में बता दिया, सुपर ऑक्साइड में स्किप ही करती, ठीक है। बट आप सिंस मैंने बता दिया है तो ठीक है, आप उसका एक बार स्ट्रक्चर वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, आप बस देख लो, नजर में रखो कि ऐसा भी कोई चीज होती है, ठीक है। OF2 का स्ट्रक्चर भी, OF2 का स्ट्रक्चर भाई सिंपल है, जैसे वाटर का स्ट्रक्चर होता है OF2, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, दोनों के साथ एक एक फ्लोरीन जुड़ गई, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है, राइट। चलो एक और चीज कर लेते हैं इसी में आगे, ये तो हो गई भाई ऑक्सीजन की बात, ठीक है। बेटा पहले रूल समझ लें, फिर हमें क्वेश्चंस ही करने हैं। आज की क्लास में मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम पहुंच जाएं वहां तक, जबकि मुझे अभी मैम ने बोल के रखा है बायो में कि बायो का लेक्चर है तो जल्दी वाइंड अप कर देना, बच्चों को बता भी देना, बट मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि, पर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, और आप लोग बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप लोग को बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रही हूँ, नहीं तो वैलेंसी और फॉर्मूला मेकिंग बताने की बीच में जरूरत नहीं पड़ती, खट से स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं नॉर्मली। चलिए तो लेकिन बताना तो पड़ेगा, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम क्या कर रहे थे, हाँ फ्लोरीन, नेक्स्ट सी ही आएगा ना, सी हो गया तो डी आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है हैलोजेंस। हैलोजेंस को आप क्या ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे? फ्लोरीन भाई साहब हमेशा, फ्लोरीन हमेशा -1, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लूटने की ताकत किसी में नहीं है, फ्लोरीन सबको लूट लाएगा लेकिन फ्लोरीन को कोई ना लूट पाएगा, ठीक है। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन हमेशा -1। इसके अलावा जो बाकी हैलोजेंस हैं, इसके अलावा जो बाकी हैलोजेंस हैं उन सब पे भी -1 का ही, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे आयोडीन, इन पे सब पे भी -1 आता है, ठीक है। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 ही होता है। लेकिन जब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप 17 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई थी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इस तरह से जब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कि जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आपस में कंबाइंड हो जाए, जैसे कि ICl3 बन गया मान लो, ठीक है, आयोडीन के साथ क्लोरीन कंबाइन होके एक कंपाउंड बना लिया ICl3। सो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि उस केस में उस केस में क्या होगा कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाएगा। सो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैसे पता चला, हमने अभी देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, इन डिक्रीज होती है, ठीक है। सो क्लोरीन ऊपर आता है, सेकंड आता है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से, सॉरी आयोडीन से ज्यादा है। इसी तरह क्लोरीन और ब्रोमीन का अगर कंपाउंड बना तो भी क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। ब्रोमीन आयोडीन का कंपाउंड बना तो आयोडीन से भी ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। क्लोरीन फ्लोरीन का कंपाउंड बना तो फ्लोरीन तो सबसे ही ले लेगा, देखो ठीक है ना, उसका तो सवाल ही नहीं है। क्लोरीन ब्रोमीन का कंपाउंड बना तो क्लोरीन ले जाएगा, ब्रोमीन आयोडीन का बना तो ब्रोमीन ले जाएगा। तो जो ज्यादा, सॉरी, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट इज गोइंग टू गेट द -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट।
सो यहाँ पे लिख लेते हैं द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव halogen in interhalogen compounds gets the oxidation state of -1. Example, ICl3 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज -1. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. क्लोरीन का वेरिएशन होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, अभी आते हैं उस बात पे भी. क्लोरीन का वेरिएशन होता है, बिल्कुल होता है, 1357 बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही जा रहे हैं वैभव, करेक्ट है. चलिए, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी. तो इसको अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि लास्ट में हम बात करते हैं कि कंपाउंड्स के केस में algebraic sum of oxidation states of all atoms in a compound is equal to 0. क्या मतलब है इस बात का कि आप जानते हैं कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. यस, हम जानते हैं ये बात, कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कंपाउंड के ऊपर बाहर से कोई चार्ज नहीं आया है. जब दो एटम्स कंबाइन करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है. तो जिसका लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन को, हम कह रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. जिसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन, उसका रिडक्शन हो रहा है. तो उसी बात को एक कंपाउंड के अंदर एक एटम लूज करता है, दूसरा गेन कर लेता है. यही कहानी इतनी देर से चल रही है. तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि उनका सम जो है वो 0 के बराबर है. जितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. नेट चार्ज एक कंपाउंड पे 0 आता है. एक कंपाउंड पे नेट चार्ज जो है 0 आता है. सो हम एक कंपाउंड के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर का सम टोटल करें तो वो 0 के बराबर आना चाहिए. ठीक है, और इसी में एडिशन हम और कर दें, इसी में अगर सेकंड पार्ट ऐड कर दें, एल्जेब्राइक सम, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम चलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें. एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एटम्स in a polyatomic ion is equal to the charge on the ion. अब ये क्या कहा, देखो क्या कहा. ये है एक पॉलीएटॉमिक आयन. ठीक है, ये है एक पॉलीएटॉमिक आयन, ऐसा आयन जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम्स हैं. पॉलीएटॉमिक आयन में हर एलिमेंट पे जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उन सबको ऐड कर लो और वो किसके बराबर है, इसके ऊपर जो चार्ज है उसके बराबर है. चलो कैलकुलेट करके देखते हैं. यहाँ पे ऑक्सीजन के हर एक एटम पे का ऑक्सीडेशन नंबर है -2. और चलिए हम कैलकुलेशन 5 मिनट पोस्टपोन करते हैं. पहले हम कैलकुलेशन जो है इसकी करते हैं. यहाँ पे एक तो आपको यहाँ एग्जाम्पल लिख दो, पॉलीएटॉमिक आयन यानी कि कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, एग्जाम्पल यही लिख दिया. तो पहले हम इसका कैलकुलेशन करते हैं. एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू 0. तो कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, हाँ जी, तो अगर हमने जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा था सोडियम परऑक्साइड. ठीक है, तो परऑक्साइड में हर एक एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर था -1 का
और सोडियम क्योंकि मोनोएटॉमिक आयन है तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसकी वैलेंसी के सॉरी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसकी वैलेंसी के बराबर है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी के बराबर है। सो अब हम क्या कर रहे हैं, अब आप देखो, लेट्स सी वेदर ये जीरो है कि नहीं है। सोडियम के एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, टोटल कितने एटम्स हैं 2, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, टोटल कितने एटम्स हैं 2। लेट्स कैलकुलेट, 2 -2, 2 -2 इज इक्वल टू 0। हम भी तो यही कह रहे हैं, कंपाउंड के ऊपर टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स इज इक्वल टू 0। करेक्ट, बात समझ में आई, बात समझ में आई। ओके, फिर हम देखते हैं जो हमने सेकेंड पार्ट कहा यहाँ पे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स इन अ आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इट। चार्ज कितना है उस पर डिपेंड करता है, तो उसके बराबर होगा। सो ये एक सिस्टम है कार्बोनेट का जिसके अंदर एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है और इनके ऊपर 2 माइनस का चार्ज बाहर से आया है। तो जब बाहर से आया है तो इनके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है किसके बराबर होना चाहिए, उनका अलजेब्राइक सम 2 माइनस के बराबर, यानी कि जो उसके ऊपर एक्सटर्नल चार्ज है उसके बराबर। सो यहाँ पे ऑक्सीजन क्योंकि ये कार्बोनेट है तो कार्बोनेट के, चलो अब स्ट्रक्चर आ जाते हैं, अब हम बात करते हैं कार्बोनेट के स्ट्रक्चर की। यही बात करी थी हमने, यही स्ट्रक्चर बनाया था, कार्बन 3 ऑक्सीजन और दोनों ऑक्सीजन पे एक 1 माइनस। तो यहां से हम निकाल लेते हैं एक बार कि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, -2 का। ये बॉन्ड अगर कार्बन का ऑक्सीजन से तोड़ दें तो -1 पहले से था, एक और -1 आ गया इसकी वजह से। इस ऑक्सीजन पे ऑलरेडी -1 था, ये बॉन्ड तोड़ दें तो आ गया -1 फिर से। ठीक है, तो हर एक ऑक्सीजन और ये वाले ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड्स तोड़ दें तो -2। तो अब देखो हर एक ऑक्सीजन पे, इस पे भी -2 है, इस पे भी -2 है और इस पे हमें बॉन्ड तोड़ा तो -2 आया। तो -2 तो इस ऑक्सीजन पे आया, इस कार्बन पे भी तो चार्ज आ रहा होगा, -2 ऑक्सीजन पे आया, इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाली ऑक्सीजन ले गई तो कार्बन पे चार्ज आया +2 का इस ऑक्सीजन की वजह से। ये वाली ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन ले गई तो +1 चार्ज आया इस ऑक्सीजन की वजह से, और इस ऑक्सीजन की वजह से भी +1 चार्ज आया। तो कार्बन के ऊपर टोटल चार्ज कितना आ गया, +4 का। सो यहाँ पे कार्बन पे चार्ज है +4 का, ऑक्सीजन के हर एक एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 का। अब इसको हम टोटल करके देखते हैं, इनका अलजेब्राइक सम जो है वो -2 के बराबर आना चाहिए कार्बोनेट आयन में। लेट्स सी, कार्बन का एक एटम है और इस पे चार्ज है +4 का, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का एक एटम पे चार्ज है -2 का, यहां से देख लो कैलकुलेट किया हमने, -2 का, और ऐसे 3 एटम्स हैं। सो -2 × 3, लेट्स सी, 4 -6 कितना आएगा, -2 आएगा। हमने यही कहा था कि algebraic sum of all oxidation numbers in a polyatomic ion is equal to the charge on it। कार्बोनेट पे चार्ज कितना है, -2 का, आ गया ये -2। एक और करते हैं। अच्छा पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई, फिर और करते हैं। भाई साहब रायन जी, उनको बोलिए मारा पीटी तो ना करें, ये अधिकार सिर्फ मम्मी पापा का है, ये फ्लाइंग चप्पल का अधिकार सिर्फ मम्मी पापा का है, तो मारा पीटी तो ना करें, है ना। आई नो डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, चलिए वेरी गुड। पर इम्पॉर्टेंट बात ये है, रायन, वैभव, आप सब लोग, आई नो, देखिए पहली बात तो अपने मॉरल्स हाई रखने। कैसे, आप ये बात समझ लीजिए आप क्या काम कर रहे हैं और आप क्यों कर रहे हैं। पहली बात, ईमानदारी से अपना काम करिए। ईमानदारी से अपना काम करिए मतलब कि आप
जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उस पे आप टाइम जितना दे रहे हैं वो 100% उसी को दीजिए। खेलने के लिए दे रहे हैं, रिजुविनेट होने के लिए जो टाइम निकाल रहे हैं वो टाइम फिर आप रिजुविनेशन में ही दीजिए। ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें मिक्स कर दे। खेलने जा रहे हो भैया तो फिर खेल ही रहे हो, फिर पढ़ाई के बारे में और होमवर्क के बारे में नहीं सोच रहे हो। 1 घंटा या आधा घंटा जो भी खेलने जा रहे हो उतनी देर फिर खेल ही रहे हो, लेकिन टाइम बाउंड। टाइम का ध्यान रखना है आपको, अपने टाइम का ध्यान रखना ही पड़ेगा। बिना टाइम का ध्यान रखे काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो स्कूल होमवर्क्स की बात करूं तो देखो 10th में होमवर्क काफ़ी मिलता है। आप ये कर सकते हो कि जो भी आपको फ्री पीरियड मिल रहा है स्कूल के अंदर उसको यूटिलाइज करो। स्कूल में आप जो 5-5 मिनट, जैसे मैं क्या करती थी, जब भी एक टीचर निकल के जाता था और दूसरा आता था उसमें मैं 2 3 4 5 मिनट मिल जाते थे, उसमें मैं जितना निपटा सकती थी ना, मैं उस टाइम को इतना बढ़िया यूज़ करती थी। हमेशा उस टाइम को मैं यूटिलाइज करके उसके अंदर कुछ काम कर ही लेती थी। जितना भी बर्डन कम हो रहा है वो हो तो रहा है ना, उतने से माइनस हो रहा है, कम तो हो रहा है। घर आके हमें कम काम करना पड़ेगा, ठीक है। और आप अपना कोशिश करिए कि आप स्कूल से आते ही सबसे पहले अपना होमवर्क निपटाने की कोशिश करिए। जितना थोड़ा बहुत इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ स्मार्ट वर्क से कोई काम कर सकते हैं तो वो कर दीजिए, ठीक है। लर्निंग पार्ट आप सुबह उठ के जल्दी करिए, लेकिन 8 घंटे की नींद भी लीजिए। अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी तो इम्पॉसिबल लगती हैं। टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को फॉलो करिए। टाइम टेबल ऐसा हो जो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइम टेबल ऐसा हो, अरे नहीं NSC JS का लेवल बियॉन्ड जेई नहीं जाएगा, ICHO का जाता है, ठीक है ना। इतना परेशान मत हो, हाँ कर लेंगे हम, डोंट वरी, ठीक है ना। सब कर लोगे, डोंट वरी, सिंसियरिटी बनाए रखो, कर लोगे सब। भाई देखो, या तो म्यूजिक सुनो या वॉक करो या खेलो या साइकिलिंग करो, आधा घंटा अपने लिए जरूर निकालना है, वरना क्या होगा, ब्रेन प्रॉपर फंक्शन भी तो कर पाए। खुद के लिए टाइम नहीं है, आधा घंटा तो निकालना ही है। चाहे साइकिलिंग पे जाओ, चाहे रनिंग पे जाओ, पता है इससे जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सब निकल जाती है। आप फ्रेश एयर में जाते हैं, आपकी सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। होता ही है, पढ़ते पढ़ते कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, अटक गए, बहुत देर लगाई, कॉन्सेप्ट आता है नहीं आ रहा, हो जाता है, कभी कभी सबके साथ होता है। तो आप जाओ, वॉक करो, भागो, दौड़ो, कुछ तो करो, किसी छोटे बच्चे के साथ खेल लो। देयर हैज टू बी समथिंग टू रिजुविनेट यू। म्यूजिक सुनते हो वो सुनो, देयर हैज टू बी हाफ एन आवर, ऐसा बस आधा ही हो, फिर ऐसा नहीं हो कि वो चलता ही चला जा रहा है आधा घंटा, थोड़ा सा और, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये दुख नहीं है, ये चैलेंजेस हैं जिनको ओवरकम करके आप लड़ते भिड़ते आगे निकल ही जाएंगे। कैसे कैसे मैनेज करते हैं, यही वो टाइम है जब आपकी स्टोरीज बनेंगी और आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो पीरियोडिक टेस्ट को मैनेज करने के लिए सबसे पहले अपना साइंस और मैथ्स, तो आप लोग इतना पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको साइंस और मैथ्स तो ऑलमोस्ट निवट ही गया होगा ना, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, साथ साथ यहाँ पढ़ रहे हैं। बचा आपका SST, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। इंग्लिश, वो रीडिंग, आई वुड सजेस्ट कि आते जाते रास्ते में, स्कूल से आ रहे हो, जा रहे हो, बस में आते हो, कैसे आते जाते हो, उस वक्त रीडिंग करते चलो। कुछ यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे अच्छे चैनल्स के, जिनके आपको वीडियोस सुनते सुनते, आप कान में सुनते हुए आप चैप्टर फटाफट कर सकते हो। रीडिंग हैबिट ज़रूर डेवलप करनी है, ठीक है। चल यार, मैंने बहुत सारी बात कर ली, पहले मेरे को ये ख़त्म करने दो। वो मैम वेट कर रही है बायो की क्लास के लिए। बहुत बढ़िया क्रिश। 26 नवंबर से थोड़ी प्री बोर्ड हो जाएंगे, दिसंबर में होंगे ना। चलो भाई, ये हो गया। अब इसको यूज करके हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। माइक ही गिरा है जिस ओर से। चलो, इसको यूज करके हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हमको कार्बन पे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन का हमेशा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑक्सीजन पे का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, ठीक है। अब देखते हैं, हम इसको कार्बन को मान लेते हैं हम x प्लस 2 माइनस एक एटम का 2 एटम्स के -2 इंटू 2 शुड बी इक्वल टू 0, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो x क्या हो गया +4।
आ गया +4। वेरीफाई कर लेते हैं स्ट्रक्चर से। ये बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन ले जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के -2, सो इस पे आ जाएगा +2। ये वाली ऑक्सीजन ले जाएगी -2, इस पे आ जाएगा +2। टोटल कार्बन पे कितना आया? +4। बोलो आया समझ में? ठीक है, चलो अब आपके लिए होमवर्क है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैम वेट कर रही हैं, तो आपको भी ठीक है। आई नो इट्स चैलेंजिंग, पर कार्य कठिन है अतः करने योग्य है। आपको आप क्रॉस कर जाएं, नहीं कर पाएं, कहाँ तक भी जाएं, लेकिन आप इस जर्नी के अंदर गेन बहुत कुछ करेंगे, मज़ा बहुत आने वाला है, आप गेन बहुत कुछ करेंगे। आपको एग्ज़ाम के बाद एक सेटिस्फैक्शन होगा कि भाई जो भी रिजल्ट आए मैंने मेहनत दिल से करी है और आपके किए हुए काम का फल आपको हमेशा मिलता है, आइदर डिलेड लेकिन मिलता ज़रूर है। आपको नहीं पता आपके आज के एफर्ट्स आपको कहाँ फ्रूट्स दिलाएंगे। हो सकता है NSCJS में दिला दें, हो सकता है नहीं दिलाएं, हो सकता है IUCM में दिला दें, हो सकता है ICHO में दिला दें, हो सकता है JEE में दिला दें। कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत कभी खाली नहीं जाती, हमेशा याद रखना ये बात। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, चैलेंजेस तो आएंगे, हम उसके लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। चलो अब ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे, मैं कुछ कंपाउंड्स लिख देती हूँ यहाँ पे। इसका दें, चलिए जी। सो इस होमवर्क के साथ हम करते हैं अलविदा। चलिए जी, हाँ स्ट्रक्चर्स के बिना कोई बात नहीं, जो मारने कूटने लग जाए उसका काम पहले कर दो भाई, कुछ तो जुगाड़ बिठाओ, मार पिटाई नहीं खानी, उसका काम जल्दी 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 निपटा दो। कम नंबर आएंगे चलेगा अभी के लिए, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि उधर नंबर कम ला रहे हैं तो इधर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इधर फिर इतना जोर लगा के पढ़ाई करनी है कि इधर तो फिर मुंह बंद हो जाए, ठीक है। स्ट्रक्चर के बिना करने नहीं, आप स्ट्रक्चर कोशिश करिएगा कि स्ट्रक्चर खुद के लिए बनाएं, नहीं बन पाए कोई बात नहीं, लेकिन आप अभी के लिए उससे करिएगा रूल्स से, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आपका बायो का सेशन विल बी फॉलोइंग, ठीक है। आप थोड़ी सी देर में आपका बायोलॉजी का भी सेशन स्टार्ट होगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।